सभी विद्यार्थियों और मित्रों को मेरा नमस्कार। भारतीय इतिहास श्रृंखला के व्याख्यान क्रमांक 23 के साथ मैं आप सभी के समक्ष उपस्थित हूं। जिस विषय बिंदु पर आज हम अपना व्याख्यान प्रारंभ करने जा रहे हैं, उस विषय बिंदु का शीर्षक है ब्रिटिश साम्राज्य का प्रशासनिक ढांचा 1757 से 1857 ईस्वी की काल अवधि का। इसके अंतर्गत आज हम सेना और पुलिस की ब्रिटिश साम्राज्य के प्रशासनिक ढांचे में क्या भूमिका थी, उसका क्या योगदान था, और ये सेना और पुलिस का ढांचा है वो किस प्रकार से क्रमिक रूप से विकसित हुआ, उसकी ब्रिटिश साम्राज्य के प्रशासनिक ढांचे को सुव्यवस्थित रूप से स्थापित करने में क्या भूमिका रही, भारतीय पर्सपेक्टिव उसके संदर्भ में क्या था, इसकी विस्तृत पड़ताल हम अपने इस व्याख्यान के माध्यम से करने जा रहे हैं। हमने अपने पूर्ववर्ती व्याख्यान क्रमांक 22 के अंतर्गत भी इसी शीर्षक से अर्थात ब्रिटिश साम्राज्य के प्रशासनिक ढांचे के अंतर्गत नागरिक सेवा की बात की थी। नागरिक सेवा ब्रिटिश साम्राज्य के प्रशासनिक ढांचे का प्रथम स्तंभ था। ब्रिटिश साम्राज्य के प्रशासनिक ढांचे के दूसरे स्तंभ के रूप में आज हम सेना और पुलिस के ढांचे की बात करने जा रहे हैं व्याख्यान क्रमांक 23 के अंतर्गत। और हमारा जो व्याख्यान क्रमांक 24 है वो पूरी तरह से न्यायिक संगठन की अवधारणा पर आधारित होगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी की जो 1757 से 1857 ईस्वी के दौरान जो भारत में प्रशासनिक सेटअप था, उसमें न्यायिक संगठन है वो किस प्रकार से सुगठित था, न्यायिक संगठन है उसका किस प्रकार से विकास हुआ था, इसकी बात हम व्याख्यान क्रमांक 24 के अंतर्गत करेंगे। तो आज हम फिर से लौट करके आते हैं अपने व्याख्यान क्रमांक 23 के शीर्षक पर, जिसके अंतर्गत आज हम बात करने जा रहे हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन सेना और पुलिस के संगठन, सेना और पुलिस की व्यवस्था, सेना और पुलिस के ढांचे के बारे में। इस सेना और पुलिस के प्रशासनिक ढांचे के स्तंभ के रूप में समझने के लिए हम कुछ बिंदुओं के माध्यम से हम इस पूरी प्रक्रिया की पड़ताल करने जा रहे हैं। इस व्याख्यान के अंतर्गत सबसे पहले हम बात करेंगे 1600 से 1740 ईस्वी के दौरान कंपनी के अधीन सैन्य संगठन और पुलिस तंत्र की स्थिति क्या थी। दूसरे बिंदु के अंतर्गत हम बात करेंगे 1740 से 1772 ईस्वी तक सैन्य और पुलिस संगठन कंपनी के अधीन किस प्रकार का था। तीसरे बिंदु के अंतर्गत हमारी बात होगी 1772 से 1857 ईस्वी के दौरान ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन प्रशासनिक ढांचे के महत्वपूर्ण स्तंभ के रूप में सैन्य ढांचा है वो किस प्रकार से विकसित हुआ, और उस सैन्य ढांचे ने ईस्ट इंडिया कंपनी के ब्रिटिश साम्राज्य को भारत में स्थापित करने में, उसकी स्टेबिलिटी में, भारी चुनौतियों से उसको सुरक्षित करने में किस प्रकार की भूमिका अदा की। चौथे बिंदु के अंतर्गत हमारी इसी प्रकार से बात होगी 1772 से 1857 ईस्वी के दौरान के पुलिस संगठन के विकास क्रम के बारे में, उससे संबंधित विभिन्न प्रकार के परिवर्तनों के बारे में, और इस पुलिस संगठन का ब्रिटिश साम्राज्य के स्थायित्व के लिए क्या महत्व था, इसकी भी हम व्यापक पड़ताल इस चौथे बिंदु के माध्यम से करने जा रहे हैं। पांचवें बिंदु के अंतर्गत हमारी बात होगी कि ब्रिटिश साम्राज्य की स्टेबिलिटी के लिए, ब्रिटिश साम्राज्य के प्रशासनिक सेटअप के लिए सेना और पुलिस का जो ये ढांचा जो स्थापित हुआ उसका क्या महत्व था, उसका सिग्निफिकेंस क्या था, इसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं। छठे बिंदु के अंतर्गत हमारी बात होगी भारतीय दृष्टिकोण क्या था, इस सेना और पुलिस का जो ढांचा स्थापित किया गया था ईस्ट इंडिया कंपनी के जो प्रशासनिक सेटअप के लिए, यानी 1757 से 1857 ईस्वी के दौरान जो सेना और पुलिस का जो संगठन स्थापित किया गया था उसके संदर्भ में भारतीय पर्सपेक्टिव क्या था, इसकी भी हम पड़ताल इस व्याख्यान के माध्यम से करने जा रहे हैं। अंत में हमारी बात होगी इस टॉपिक से संबंधित अर्थात सेना और पुलिस के ढांचे से संबंधित परीक्षा उपयोगी प्रश्नों पर, इसके बारे में हम थोड़ा सबसे अंत में बात करेंगे। इसी के साथ ये 7 बिंदुओं के माध्यम से हम सेना और पुलिस की पूरी प्रक्रिया को समझने का प्रयास इस व्याख्यान के माध्यम से करने जा रहे हैं। तो हमारा व्याख्यान है यहीं से शुरुआत होता है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं 1600 से 1740 ईस्वी के दौरान कंपनी के अधीन सैन्य संगठन और पुलिस तंत्र की स्थिति है वो क्या थी। जब 1600 से और 1740 ईस्वी के दौरान कंपनी के पुलिस और सैन्य ढांचे की हम बात करते हैं तो सबसे पहले, जैसा कि मैंने अपने पूर्ववर्ती व्याख्यानों में बताया है कि इस अवधि में कंपनी को इसकी न के बराबर जरूरत महसूस हुई। अर्थात कंपनी है वो अधिकांश समय केवल व्यापारिक कंपनी बनकर के रहती है और उसका सिर्फ व्यापारिक कार्यों के अलावा अन्य किसी भी प्रकार के कार्यों से कोई सरोकार नहीं रहता। केवल एक थोड़े से समय के लिए जब कंपनी को कुछ गलत कमी पैदा हो जाती है, 1686 ईस्वी में मुगल बादशाह औरंगजेब के साथ उसकी एक संक्षिप्त लड़ाई होती है, जिसमें पराजय के बाद कंपनी फिर से अपनी व्यापारिक प्रकृति पर लौट आती है। तो अगर हम 1600 से और 1740 ईस्वी के दौरान भारत में जो कंपनी का जो भी सेटअप था, चाहे व्यापारिक केंद्रों के रूप में था, जब व्यापारिक कार्य ही उसकी प्रधानता में थे, सिर्फ वो व्यापार में ही संलग्न कंपनी थी, तो जो सेना और पुलिस के ढांचे को किसी भी प्रकार से विकसित करने की आवश्यकता उस समय कंपनी को महसूस नहीं हुई।
और जब कभी छुटपुट आवश्यकता अगर कंपनी को सेना की पड़ी तो यह स्थानीय निवासियों को भाड़े का भुगतान करके एक अस्थायी सेना है वो कुछ समय के लिए गठित कर ली गई। क्योंकि भारत में आसानी से लोग हैं वो किसी के लिए भी उचित अगर मूल्य का भुगतान कर दिया जाए तो उसके लिए लड़ने के लिए तैयार रहते थे उस समय। यानी मैं बात कर रहा हूं उस समय 17वीं 18वीं सदी के भारत की। और ये व्यवस्था एक प्रकार से 15वीं 16वीं 17वीं सदी यानी भारत में जब विभिन्न प्रकार के राजवंश राजतंत्र सत्ता में विद्यमान थे तो आसानी से भारतीय जो किसान है भारतीय जो मजदूर है वो आसानी से पैसा देकर के उनके पक्ष में लड़ने के लिए तैयार कर लिया जाता था। तो ईस्ट इंडिया कंपनी को उस प्रकार से स्थायी सेना के विकास की आवश्यकता इस संपूर्ण काल अवधि में नहीं पड़ी। किस काल अवधि की बात कर रहा हूं मैं 1600 से और 1740 ईस्वी की। लेकिन अगर कभी छुटपुट उसकी आवश्यकता हुई कि जब उसको सैनिकों की आवश्यकता हुई जिसके माध्यम से वो उसके ऊपर जब कोई भारी खतरा आ गया तो उस भारी खतरे को टालने के लिए उसने स्थायी सेना का विकास नहीं किया। सिर्फ उसने ये किया कि भारतीय लोग जो भाड़े पर जिनको उचित मूल्य का भुगतान किया जाए और वो किसी के पक्ष में लड़ने के लिए तैयार रहे तो ऐसे भाड़े के जो सैनिकों को अस्थायी रूप से तैयार किया गया और उनके माध्यम से कंपनी ने जो कोई भी संकट कभी अकस्मात रूप से आ पड़ा उसका समाधान किया गया। जबकि कंपनी को ऐसे किसी संकट का सामना भारत में 1600 से 1740 ईस्वी की अवधि के दौरान नहीं करना पड़ा। तो हम ये कह सकते हैं कि जब कंपनी को जब उस प्रकार की क्योंकि सेना का काम क्या होता है किसी को सुरक्षा प्रदान करना और पुलिस का काम क्या होता है कि जब आपका प्रशासनिक तंत्र स्थापित हो जाए जब आप सत्ता में हो जब आपके राजनीतिक प्राधिकार स्थापित हो जाए कहीं पर तो पुलिस का काम होता है कानून और व्यवस्था की स्थिति को मेंटेन करना कानून व्यवस्था की स्थिति को बनाए रखना। जब कंपनी के पास किसी भी प्रकार का कोई राजनीतिक प्राधिकार नहीं था कोई भू क्षेत्र का दावा नहीं था तो पुलिस के संगठन के विकास करने की आवश्यकता तो थी ही नहीं। और उसी प्रकार से कंपनी की जब तक राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं उभर करके नहीं आ जाती और वो सिर्फ एक व्यापारिक कंपनी बनकर के रह रही है तो उसकी किसी भी क्षेत्रीय शक्तियों से टकराहट होगी या किसी भी प्रकार की लड़ाई होगी इसकी कल्पना है वो नहीं की जा सकती थी। इसलिए इस संपूर्ण अवधि में एक स्थायी जैसे कि सैन्य ढांचे का विकास नहीं हुआ और पुलिस ढांचे की तो हम सोच भी नहीं सकते हैं क्योंकि जब कंपनी का कोई राजनीतिक प्राधिकार नहीं था तो पुलिस की आवश्यकता भी नहीं थी। जब कभी हमने ये देखा अपने पूर्ववर्ती व्याख्यानों में कि जब कभी ईस्ट इंडिया कंपनी को अपने व्यापारिक केंद्रों को स्थापित करने के लिए अन्य यूरोपीय कंपनियों के साथ जब कभी रस्साकसी हुई और भारतीय शक्तियों ने उनको अनावश्यक धन देने के लिए बाध्य किया भारतीय शक्तियों ने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने के लिए उस प्रकार की सहूलियतें नहीं दी जिसकी वो अपेक्षा कर रही थी। तब जो सैन्य हस्तक्षेप करना पड़ा उसके लिए गृह सरकार से यानी ब्रिटेन में सम्राट से किराए पर नौसेना की अवश्य मदद है वो समय समय पर ईस्ट इंडिया कंपनी को मिलती रही। और ईस्ट इंडिया कंपनी इस नौसेना की जो गृह सरकार से जो मदद लेती थी अपने व्यापारिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए उसका उचित किराए का भुगतान है वो कर देती थी। तो अगर हम इस संपूर्ण अवधि की बात करें जिसकी मैं कर रहा हूँ 1600 से 1740 ईस्वी की तो इस दौरान कंपनी के कोई सिर्फ व्यापारिक उद्देश्य थे और उसने राजनीतिक महत्वाकांक्षा किसी प्रकार के प्रदर्शित नहीं की थी। हालांकि एक समय आया था 1680 ईस्वी के दशक में लेकिन वो एक कंपनी की एक प्रकार से अपने पद से भटकने जैसा था और कंपनी ने मुगल बादशाह औरंगजेब की जो शक्ति है उसको कम करके आगा था। लेकिन कंपनी ने उसके बाद कोई गलती नहीं की और 1740 तक उस प्रकार के स्थायी सैन्य ढांचे के विकास की आवश्यकता उस प्रकार के पुलिस ढांचे के विकास की आवश्यकता कंपनी को ना तो महसूस हुई ना कंपनी को इसकी आवश्यकता थी। तो 1617-40 ईस्वी के दौरान जब भी हम कंपनी के पुलिस और सैन्य ढांचे की बात करें तो चूंकि जब जरूरत ही नहीं थी तो इस प्रकार का अनावश्यक ढांचा खड़ा करने की भी क्या आवश्यकता थी। और जब कभी मदद की आवश्यकता हुई तो गृह सरकार से नौसैनिक मदद है वो उचित किराए का भुगतान कर दिया जाए जो सेना यहाँ पर आई उसके मूल्य का भुगतान कर दिया जाए तो आसानी से वो नौसैनिक मदद है वो मिल जाती थी। अब हम बात कर लेते हैं कि 1740 से और 1772 ईस्वी तक सैन्य और पुलिस ढांचा किस प्रकार का था। अब यहाँ पर थोड़ा सा स्थिति में ईस्ट इंडिया कंपनी की जो व्यापारिक स्थिति में थोड़ा बहुत परिवर्तन देखने को हमें मिलता है। इसके संदर्भ में कुछ जो बातें हैं वो इस प्रकार से कही जा सकती हैं। मैं बात कर रहा हूँ 1740 से 1772 ईस्वी तक के सैन्य और पुलिस ढांचे की बात कर रहा हूँ कि जब फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी जो कि एक सरकारी कंपनी थी और डुप्ले के अधीन वो इस बात पर आमादा थी कि किस प्रकार से भारतीय जो क्षेत्रीय शक्तियों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करके ज्यादा से ज्यादा जो व्यापारिक सुविधाएं हैं राजनीतिक रियायतें हैं वो भारतीय शक्तियों से हासिल कर ली जाए। और चूंकि उस समय पूरी दुनिया में इंग्लैंड और फ्रांस की शत्रुता है वो जग जाहिर थी
तो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के जो डुप्ले हैं, जिन्होंने एक आक्रामक अभियान भारत में आकर के चलाया था, उसका एक अंतर्निहित उद्देश्य ये भी था कि वो अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को जो विभिन्न प्रकार की व्यापारिक रियायतें मिली हुई थी, जिसके तहत उसका व्यापारिक समृद्धि बहुत अधिक बढ़ गई थी, उसको भी एक प्रकार से रिप्लेस करना चाहता था। और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी और अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की यही पारस्परिक प्रतिस्पर्धा है भारतीय राजनीति के संदर्भ में, भारतीय इतिहास के संदर्भ में हमें कर्नाटक युद्धों के रूप में दिखाई देती है, जिसकी हमने पूर्ववर्ती व्याख्यानों में व्यापक चर्चा की है। तो फ्रांसीसियों से कर्नाटक युद्ध के रूप में लड़ी गई लड़ाई में अधिकांश, जब इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को आवश्यकता हुई कि फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी ने शुरुआत में हमने देखा कि 1740 ईस्वी के दशक में उसके कई व्यापारिक केंद्रों पर कब्जा कर लेती हैं, तो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को उसका मुकाबला करने के लिए उसने आनन फानन में भाड़े के सैनिक है वो लिए और भाड़े के सैनिकों को जितना प्रशिक्षण हो सकता था उतना प्रशिक्षण दिया। तो भाड़े के सैनिकों से उस समय इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने शुरुआत में काम चलाया और बहुत कम प्रशिक्षित अंग्रेज सैनिक थे उनके साथ। ऐसा नहीं है कि अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी के पास स्वयं के कोई प्रशिक्षित सैनिक नहीं थे, वो बहुत कम प्रशिक्षित सैनिक थे, लेकिन अधिकांश भाड़े के भारतीय सैनिकों से उन्होंने फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की के द्वारा जो चुनौती उनके सामने पेश कर दी गई थी उसका उन्होंने उसके साथ में बड़ी शिद्दत के साथ में उन्होंने मुकाबला किया। भारतीय भाड़े के सैनिकों को ही उन्होंने यूरोपीय पद्धति से प्रशिक्षित करके एक प्रकार से अस्थायी सेना का गठन किया। लेकिन 18 भारतीय सैनिकों के आधार पर एक और चीज है वो आपके लिए याद रखने योग्य है कि भारतीय सैनिकों के आधार पर ही किसी भी विदेशी कंपनी ने जो सबसे पहली बार जो सैन्य संगठन का विकास किया वो थे फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, जिन्होंने 1720-21 में भारत के श्रम बाजार से सैनिक लिए और भारत के श्रम बाजार से उन सैनिकों को आधुनिक यूरोपीय ढंग से उन्होंने प्रशिक्षित किया और अपने अधीन एक भारतीय फौज का निर्माण किया। सबसे पहले फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी ने इस दिशा में प्रयास किया था। तो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी से उस प्रकार का आइडिया है वो अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी को भी मिल गया था। और जब 1748 ईस्वी में स्ट्रिंजर लॉरेंस वो अधिकारी थे अंग्रेजी सेना के, यानी इंग्लैंड में अंग्रेजी सेना के वो अधिकारी थे। जब अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को ये लगा कि फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा उसके सभी व्यापारिक केंद्रों पर कब्जा कर लिया जाएगा और वो एक प्रकार से ऐसा ही महसूस कर रही थी, तब स्ट्रिंजर लॉरेंस के अधीन एक नौसैनिक बेड़ा है वो भारत में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की मदद के लिए भेजा गया था। वो मैं बात कर रहा हूँ स्ट्रिंजर लॉरेंज ही 1748 ईस्वी में वो व्यक्ति था जो नौसैनिक बेड़ा लेकर के अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की मदद के लिए आया। जब वो यहाँ पर मदद लेकर के आया तो कुछ चीजें हैं अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के पक्ष में गई और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के कई मोर्चों पर हार हुई और अंतिम रूप से निर्णायक जो विजय है इस कर्नाटक के युद्ध में वो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को मिलती है। लेकिन स्ट्रिंजर लॉरेंज ने एक जो सबसे पहले काम किया वो ये किया कि उन्होंने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए एक स्थायी फौज के विकास की आवश्यकता पर जोर दिया और उन्होंने ही सबसे पहली बार अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए स्थायी फौज के लिए सैनिकों की भर्ती को यहां पर आकर के प्रारंभ किया। तो जब भी हम ये महत्वपूर्ण तथ्य है, जब भी कोई एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थायी फौज यानी सैनिकों की भर्ती का काम किसके द्वारा प्रारंभ किया गया, तो वो थे स्ट्रिंजर लॉरेंस। 1748 ईस्वी से वो प्रक्रिया प्रारंभ होती है जिसमें स्ट्रिंजर लॉरेंस ने यह कहा कि क्योंकि इंग्लैंड से जब भी अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को किसी भी मदद की आवश्यकता होगी तो वहां से मदद आने में थोड़ा टाइम लग सकता है, इसलिए आपके पास स्वयं के पास अपना एक इतना मिलिट्री सेटअप होना चाहिए, एक सैन्य ढांचा इतना मजबूत होना चाहिए ताकि स्थानीय परिस्थितियों का जब तक कि इंग्लैंड से पर्याप्त मदद आकर के नहीं पहुंच जाए आप उसके माध्यम से जो यहाँ पर भारत से जो भारतीय सैनिकों को यूरोपीय पद्धति के आधार पर प्रशिक्षित करके जो सेना खड़ी करेंगे उसके माध्यम से आप जो स्थानीय चुनौती है उसका आसानी से मुकाबला कर पाएंगे। तो स्ट्रिंजर लॉरेंज ने भारतीय जो लोगों को यूरोपीय ढंग से प्रशिक्षित करके ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए एक भारतीय फौज खड़ी करने की जो नींव है वो स्ट्रिंजर लॉरेंज के द्वारा रखी गई और बाद में इसमें तेजी से काम होने लगा यानी 1760 और 1770 के दशक में इसमें तीव्रता आई। तो जब भी हम ये बात कर रहे हैं कि 1740 से 1772 ईस्वी तक सैन्य ढांचे के विकास की मैं प्रारंभ में बात कर रहा हूं कि क्योंकि इस समय तक 1740 और 1772 ईस्वी की अवधि में इसके साथ ही एक और बात मैं यहां पर जोड़ दूं क्योंकि इस समय ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन कोई भारत का प्रत्यक्ष भू राजनीतिक क्षेत्र है वो प्रत्यक्ष शासन के अंतर्गत नहीं आया था। जब प्रत्यक्ष शासन के अंतर्गत कोई इलाका नहीं था तो पुलिस ढांचे के विकास की कोई आवश्यकता नहीं थी और न उस दिशा में कोई प्रयास किया गया।
क्योंकि जब कोई भू राजनीतिक क्षेत्र नहीं था तो उसके लिए प्रशासनिक व्यवस्था देने की भी जिम्मेदारी नहीं थी और पुलिस का काम सिर्फ कानून और व्यवस्था को बनाए रखना होता है। जब इस प्रकार का कोई भू राजनीतिक क्षेत्र अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकार में इस अवधि के दौरान भी नहीं रहा तो पुलिस ढांचे का तो विकास हुआ ही नहीं। लेकिन बात हम कर रहे हैं सैन्य ढांचे की। तो सैन्य ढांचे में सबसे पहले स्थायी सेना की जो नींव रखने का जो काम किया वो स्ट्रिंजर लॉरेंज ने किया। और स्ट्रिंजर लॉरेंज ने यह किया कि भारत में से जो लोग हैं वो सेना में भर्ती होना चाहते हैं उनको आप सेना में भर्ती कीजिए और उनको उचित वेतन दे करके यूरोपीय पद्धति से प्रशिक्षित करके हम उनको भी उसी प्रकार से अंग्रेजी सैनिकों के समकक्ष युद्ध कला में पारंगत बना सकते हैं। लेकिन इसके लिए हमें इनका ठीक ढंग से प्रशिक्षण है वो करना होगा। और गृह सरकार से भी समय समय पर नौसेना की मदद मिलती रहती थी जैसा कि मैंने पहले कहा। लेकिन गृह सरकार से जो नौसैनिक जो मदद आती थी हमेशा वो उसमें थोड़ा टाइम लग जाता था और उसके लिए अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को किराए का भुगतान करना पड़ता था जिसकी रकम बहुत ज्यादा होती थी। जब प्लासी और बक्सर के युद्ध है देखे जब इस प्रकार से स्ट्रिंजर लॉरेंज के प्रयास से अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक स्थायी सेना के विकास की दिशा में काम करना प्रारंभ किया तो प्लासी और बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के पास भारतीयों से बनी हुई और उसमें कुछ यूरोपीय लोग भी शामिल थे। उसमें कुछ यूरोपीय लोग भी शामिल थे। यूरोपीय लोग का मतलब उसमें कुछ अंग्रेजी सैनिक भी शामिल थे। इन भारतीय और अंग्रेजी सैनिकों के मिश्रण से बनी हुई जो पूरी तरह यूरोपीय ढंग से प्रशिक्षित की गई थी, पाश्चात्य युद्ध कला के तौर तरीकों से अच्छी तरह से परिचित थी, उस ढंग से प्रशिक्षित सेना ने परंपरागत युद्ध कला में माहिर बंगाल के नवाब है सिराजुद्दौला की सेना को परास्त किया। और हालांकि प्लासी के युद्ध को उस तरह का युद्ध नहीं कहा जा सकता क्योंकि यहां पर क्लाइव ने पूरी तरह से षड्यंत्र का सहारा लिया। लेकिन बक्सर में 3 भारतीय शक्तियों पर जो निर्णायक विजय प्राप्त की उसने यह साबित कर दिया कि यूरोपीय ढंग से प्रशिक्षित सेना परंपरागत भारतीय सेनाओं से कहीं आगे है और यूरोपीय ढंग से प्रशिक्षित सेना आसानी से इस देश की अन्य क्षेत्रीय शक्तियों को भी पराजित कर सकती है। तो इस प्रकार 1740 से 1772 ईस्वी की अवधि में कंपनी ने भारतीय सेना के गठन और संगठन पर कार्य करना प्रारंभ कर दिया था और अंग्रेज अधिकारियों की देखरेख में यह काम शुरू हुआ। सिर्फ सैनिकों की भर्ती है वो भारतीयों में से की गई और उसमें कुछ बैलेंस रखने के लिए अंग्रेजी सैनिक भी रखे गए। लेकिन इस प्रकार से जो भारतीयों की मदद से जो ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए जो भारतीय फौज तैयार की गई उस भारतीय फौज के सारे जो अधिकारी थे वो अंग्रेज ही होने थे। उनकी कमान में उनकी देखरेख में ही युद्ध का संचालन किया जाता था और भारतीय सिर्फ लड़ने का काम करते थे, उनका एक सैनिक के स्तर का ही दर्जा रखा जाता था। तो इस प्रकार का जो सैन्य ढांचे का जो विकास है वो 1740 से 1772 ईस्वी में क्योंकि कंपनी की राजनीतिक आवश्यकता थी, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा चैलेंज प्रस्तुत किया गया था। बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला ने कंपनी के व्यापारिक अधिकारों के लिए चुनौती पेश की थी और 1764 ईस्वी में जब 3 भारतीय शक्तियों ने ईस्ट इंडिया कंपनी को चुनौती दी तब ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी ने आसानी से उन 3 भारतीय शक्तियों को पराजित भी कर दिया। लेकिन इन घटनाक्रमों ने यह साबित कर दिया कि अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के अगर अपने व्यापारिक विशेष अधिकार को यहां पर बरकरार रखना है तो उसको एक स्थायी सेना का ढांचा है यहां पर खड़ा करना पड़ेगा क्योंकि जब तक शक्ति नहीं होगी तब तक आपकी बात को कोई सुनने वाला नहीं है। और इसी दिशा में प्रयास है वो अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा किया गया। अब हम बात कर लेते हैं 1772 से 1857 ईस्वी में सैन्य व्यवस्था का ढांचा है वो किस प्रकार से विकसित हुआ। अब 1772 ईस्वी की जो अवधि है वो यहां पर इसलिए ली गई है क्योंकि 1772 ईस्वी वो साल है जब बंगाल में द्वैध शासन व्यवस्था का अंत करके वारेन हेस्टिंग्स ने बंगाल की प्रशासनिक व्यवस्था का जो प्रत्यक्ष अधिग्रहण है वो ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा कर लिया गया था। अर्थात अब बंगाल है वो ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में प्रत्यक्ष नियंत्रण वाला राजनीतिक क्षेत्र हो गया था और यहाँ पर प्रशासनिक व्यवस्था देना और यहाँ इस बंगाल की अन्य भारतीय क्षेत्रीय शक्तियों से रक्षा करना और ईस्ट इंडिया कंपनी के इस इलाके को बचाए रखने के लिए एक ऐसी सैन्य व्यवस्था के संगठन की आवश्यकता थी ताकि अगर ईस्ट इंडिया कंपनी के इस भारतीय क्षेत्र पर किसी भी प्रकार की कोई चुनौती बाहरी शक्ति के द्वारा पेश की जाए तो आसानी से उसका मुकाबला किया जा सके, आसानी से उसको चुनौती दी जा सके। तो वारेन हेस्टिंग्स के समय में जब प्रत्यक्ष शासन स्थापित हो गया बंगाल में तो उस समय आवश्यकता प्रतीत हुई कि पुलिस ढांचे का भी विकास किया जाए और सैन्य संगठन के विकास की ओर भी ध्यान दिया जाए। तो हम यहाँ पर वारेन हेस्टिंग्स के समय में सैन्य संगठन का किस प्रकार से विकास हुआ इसी की कुछ बात है वो करने जा रहे हैं। तो वारेन हेस्टिंग्स के समय यानी वारेन हेस्टिंग्स 1772 से 1785 ईस्वी तक सबसे पहले 1 साल के लिए बंगाल के गवर्नर रहते हैं और 1773 से 1785 ईस्वी तक वो बंगाल के गवर्नर जनरल के पद में ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत में सबसे बड़े प्राधिकारी के रूप में रहते हैं।
और उनके अधीन ही प्रारंभिक प्रशासनिक व्यवस्था का सेटअप किया गया। उन्हीं के अधीन प्रारंभिक जैसे कि पुलिस ढांचे का संगठन खड़ा किया गया और उन्हीं के अधीन है एक प्रकार से न्यायिक व्यवस्था का संगठन किया गया। तो प्रारंभिक जो प्रशासनिक संगठन करता थे वो वारेन हेस्टिंग थे और वारेन हेस्टिंग के द्वारा ही सैन्य संगठन को भी एक नया रूप दिया जाना था। तो बंगाल में जब प्रत्यक्ष ब्रिटिश शासन की शुरुआत से स्थायी सैन्य ढांचे के विकास की आवश्यकता महसूस हुई। क्यों आवश्यकता महसूस हुई? क्योंकि बंगाल अब उनके प्रत्यक्ष नियंत्रण में आ गया था और उसको अपने नियंत्रण में बनाए रखने के लिए शक्ति का होना आवश्यक था। और शक्ति कैसे आ सकती थी? जब उनके पास में भी कोई एक स्थायी फौज हो, और स्थायी फौज के लिए पर्याप्त संख्या में इंग्लैंड से तो अंग्रेजी सैनिक आ नहीं सकते थे। इसलिए उन्होंने भारतीय श्रम बाजार से ही सैनिकों को उन्होंने किराए पर लिया और उनको यूरोपीय आचार विचार और युद्ध कला में उनको अच्छी तरह से प्रशिक्षित किया और इस प्रकार से अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक भारतीय फौज है वो तैयार कर ली। तो बंगाल की अकूत संपत्ति ने उनके लिए काम आसान कर दिया क्योंकि पैसे की कोई दिक्कत ही नहीं थी। साथ ही अवध की सुरक्षा की जिम्मेदारी भी अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने ले ली थी और अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने जब अवध की सुरक्षा की जिम्मेदारी ली थी तो ये कह दिया था कि अगर अवध पर किसी भी प्रकार का कोई आक्रमण अन्य भारतीय शक्ति के द्वारा किया जाता है तो अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी उसकी मदद करेगी। लेकिन अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की जो सैन्य टुकड़ी है जो लखनऊ में रखी गई है उसका पूरा का पूरा खर्चा है वो अवध के शासकों को उठाना होगा। तो एक प्रकार से अवध की सुरक्षा का भार लेकर के एक सैनिक टुकड़ी की व्यवस्था के अवध के संसाधनों पर आधारित होकर के ही अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने खड़ी कर ली। और उसी प्रकार से जब बंगाल की अकूत संपदा अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ लग गई तो वहां से बंगाल से काफी तेजी से भारतीय जो सैनिक श्रम बाजार से बहुत सारे सैनिकों को लिया गया, उनको यूरोपीय ढंग से प्रशिक्षित किया गया। अब आपके मन में एक विचार आ रहा होगा कि मैं जब बार बार भारतीय श्रम बाजार सैनिक श्रम बाजार की बात कर रहा हूं तो सैनिक श्रम बाजार क्या है? एक्चुअल में ये जो सैनिक श्रम बाजार था वो हम कहें कि यानी सल्तनत काल से और विशेषकर मुगलों के काल से जो भारत में ऐसे बहुत सारे जो लोग थे जो किसान वर्ग के हो या मजदूर वर्ग के हो, और जब भी मुगलों ने जब यहाँ पर एक बहुत बड़ी जैसे सेना का विकास किया तो वो एक प्रकार से एक खुली बोली है वो एक ऑफर देते थे, यानी एक सैनिक श्रम बाजार यानी एक श्रम का एक बाजार लगाते थे और उसमें लोगों को ये कहते थे कि आप हमारे लिए सैन्य सेवा दीजिए, आप हमारे लिए सैनिक के रूप में काम कीजिए, हम आपको उचित वेतन देंगे, हमको पर्याप्त वेतन देंगे। तो ये सैनिक श्रम बाजार का मतलब ये था कि भारत में किसान मजदूर और जो अन्य जो लोग हैं जो सैनिक सेवा देने के इच्छुक थे उनको संबंधित शासक के द्वारा या संबंधित राजनीतिक शक्ति के द्वारा जो कि अपनी फौज खड़ा करना चाहती थी, अपनी सेना का एक ढांचा स्थापित करना चाहती थी, वो लोगों को ऑफर देती थी कि एक प्रकार से उनके लिए काम करने के लिए कहती थी। तो इसे ही हम कहते हैं सैनिक श्रम बाजार। तो जब इस सैनिक श्रम बाजार के आधार पर ही मुगलों की सेना का विकास हुआ तो बाद में भारतीय में ईस्ट इंडिया कंपनी ने भी अपनी सेना के विकास के लिए सैनिक श्रम बाजार का सहारा लिया। चूंकि अवध और बंगाल से काफी सारे जो सैनिक है उसको मिल चुके थे और उनको यूरोपीय ढंग से उसने प्रशिक्षित किया भी, और उसके लिए ये आवश्यकता भी महसूस हो गई थी क्योंकि बंगाल उनके प्रत्यक्ष राजनीतिक नियंत्रण में आ गया था। इसके अलावा मराठों और मैसूर से जिस प्रकार की चुनौती कंपनी को प्रारंभ से ही मिलने लग गई थी तो कंपनी की स्थायित्व के लिए, कंपनी की सुरक्षा के लिए और कंपनी की संप्रभुता को बरकरार रखने के लिए भी एक विशाल फौज का जो गठन है वो आवश्यक हो गया था, अपरिहार्य हो गया था। क्योंकि मैं जैसा कि मैं बार बार कह रहा हूं कि इतनी बड़ी संख्या में जो अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के हितों की पूर्ति कर सके, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो भारत में साम्राज्य स्थापित करने की प्रक्रिया में जो शामिल हो गई थी उसके हितों की रक्षा कर सके, इतनी पर्याप्त संख्या में इंग्लैंड से सैनिक आ भी नहीं सकते थे और अगर इंग्लैंड से वो सैनिक आते तो उनके रख रखाव और उनके वेतन पर बहुत सारा पैसा खर्च करना पड़ता क्योंकि इंग्लैंड के सैनिक ज्यादा वेतन मांगते थे। लेकिन भारत में उस समय जिस प्रकार की बेरोजगारी थी, लोगों के पास काम धंधा नहीं था, लोग आसानी से कम वेतन पर किसी के लिए भी काम करने के लिए तैयार रहते थे क्योंकि पारिवारिक भरण पोषण के लिए उनके लिए काम जरूरी था, वो काम किसी भी प्रकार का हो। तो आसानी से सैनिक श्रम बाजार से अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को भी बहुत सारे जो लोग हैं वो उनकी सेना के रूप में काम करने के लिए मिल गए। बाद में उनको यूरोपीय ढंग से प्रशिक्षित किया गया और एक प्रशिक्षित ईस्ट इंडिया कंपनी की भारतीय फौज है वो इस भारतीय सैनिक श्रम बाजार के माध्यम से तैयार कर ली गई। इस समय शुरुआत में यानी 1772 से मैं बात कर रहा हूं, 1772 से 1800 ईस्वी तक की ज्यादातर सैनिक है वो बंगाल, बिहार और अवध के इलाकों में सवर्ण जातियों से भर्ती किए गए। सवर्ण जातियों का मतलब जो परंपरागत रूप से जो सैनिक कौशल में महारत रखने वाली जातियां जैसे राजपूत हैं
और ब्राह्मण वर्ण जिनको काफी अच्छा प्रशासनिक अनुभव था, उन केवल ब्राह्मण और राजपूतों से ही ज्यादातर जो सैनिक है वो लिए गए। इसलिए हम ये भी कह सकते हैं कि शुरुआत में 1800 ईस्वी तक अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन जो भारतीय फौज तैयार हुई थी, जो भारतीय सेना तैयार हुई थी, उसका चरित्र काफी हद तक एक विशेष जाति के पक्ष में रहा, यानी सवर्ण चरित्र रहा। और सवर्ण चरित्र का रहा, इसके पीछे वारेन हेस्टिंग की प्राच्यवादी सोच की बहुत बड़ी भूमिका थी। हमने जब प्राच्यवादी सोच के अंतर्गत वारेन हेस्टिंग की विचार और नीति का विश्लेषण किया तो हमने देखा कि वारेन हेस्टिंग का यह मानना था कि भारतीय परंपराओं और रीति रिवाजों अनावश्यक दखलंदाजी नहीं की जाए, और भारत में जिन जातियों को सर्वश्रेष्ठता हासिल है उन्हीं जातियों को प्रशासनिक कार्यों में उपयोग किया जाए, उन्हीं जातियों के सैनिकों को शामिल किया जाए। क्योंकि अगर हम ऐसा करेंगे, क्योंकि ये जो सवर्ण जातियां हैं हमेशा भारतीय जनमानस में प्रभुत्वशाली जाति के रूप में स्थापित रही है, और अगर हमने सवर्ण जातियों को अपने प्रशासनिक व्यवस्था का अंग बना लिया, किसी प्रकार से सैन्य व्यवस्था के ढांचे में शामिल कर लिया, तो एक प्रकार से भारतीय जनमानस के जो विद्रोह की और आक्रोश की और जो आशंका है वो सिरे से खारिज हो जाएगी, वो एक प्रकार से समाप्त हो जाएगी। तो शुरुआत में जो अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन जो फौज का जो करैक्टर रहा, फौज का जो नेचर रहा, प्रकृति रही, वो काफी हद तक सवर्ण जाति पर केंद्रित रही, और इसमें वारेन हेस्टिंग की प्राच्यवादी सोच ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। बाद में जो अगर हम बात करें आगे लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में इस सैन्य ढांचे में क्या क्या परिवर्तन हुए, तो इसके समय में क्योंकि लॉर्ड कॉर्नवालिस वो व्यक्ति थे जिन्होंने प्रशासन के प्रत्येक अंग का अंगीकरण करने का समर्थन किया, लेकिन लॉर्ड कॉर्नवालिस सैन्य ढांचे के संदर्भ में थोड़ा व्यावहारिक नीति अपनाते हैं। वो कहते, उनका ये मानना था कि क्योंकि ज्यादा संख्या में सैनिक है वो इंग्लैंड से आकर के कंपनी के हितों की रक्षा नहीं कर पाएंगे, इसलिए हमें यहाँ पर जो भारत के लोगों को जो अपने सैनिक के रूप में तैयार किया उन्हीं से काम चलाना पड़ेगा। इसलिए उसने सैनिकों के रूप में यहाँ की जो भारतीय लोगों के सैनिकों के रूप में शामिल किए जाने का समर्थन किया। लेकिन चूंकि लॉर्ड कॉर्नवालिस ने ये नीति निर्धारित कर दी थी कि जितने भी अधिकारी की पोस्ट है, चाहे वो सेना में हो, चाहे वो राजस्व व्यवस्था में, न्यायिक व्यवस्था में, प्रशासन में हो या नागरिक सेवा में, सारे के सारे अधिकारियों के जो पद है, उच्च संवर्ग के पद है, वो सिर्फ अंग्रेजों के लिए आरक्षित रहेंगे। क्योंकि अगर अंग्रेजों के लिए आरक्षित रहेंगे तो वो एक प्रकार से जो भारतीय अधिकारी और कार्मिक जिनके निचले स्तर पर मदद ली जा रही है, सैनिकों को जिनकी जो ब्रिटिश फौज के रूप में काम करने के लिए तैयार हो गए, उनका अच्छी प्रकार से निर्देशन किया जा सकेगा, और उच्च पदों को पूरी तरह से अंग्रेजों के लिए सुरक्षित रखने से अंग्रेजी हितों की भी अच्छी प्रकार से देखभाल की जा सकेगी, अर्थात अंग्रेजी हित है उनको सुरक्षित रखा जा सकेगा। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में सैन्य अधिकारी के पदों को सिर्फ अंग्रेजों के लिए सुरक्षित किया गया, लेकिन उसने सैनिकों के रूप में काम करने की सवर्ण जातियों की ही एक विशेषीकृत नीति जो वारेन हेस्टिंग ने चालू की थी, उसमें किसी भी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं किया, क्योंकि लॉर्ड कॉर्नवालिस व्यवहारिक रणनीति पर चल रहे थे, क्योंकि उनको भी लगता था कि इतनी बड़ी संख्या में अंग्रेजी सैनिक है, वो आकर के भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के साम्राज्य की रक्षा कैसे कर पाएंगे, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा महंगा कार्य होगा। जब भारत के लोग आसानी से कम वेतन पर ही अंग्रेजों के लिए प्रशिक्षित होकर उसी प्रकार से युद्ध कर सकते हैं जैसा कि अंग्रेजी सैनिक करेंगे, तो बाहर से सैनिक बुलाने की क्या आवश्यकता है। तो बाद में जो लॉर्ड कॉर्नवालिस की जो यही व्यवस्था 1857 ईस्वी तक सैन्य ढांचे के रूप में जारी रहती है। प्रमाण के रूप में अगर हम बात करें तो यह है कि 1856 ईस्वी में सेना में केवल 3 भारतीय ऐसे थे जिनको 300 रुपए प्रति माह का वेतन मिलता था, और सबसे ऊंचा भारतीय अफसर जब 1856 ईस्वी में 1856 ईस्वी का समय वो समय है जब ब्रिटिश फौज का जो आकार है, यानी ब्रिटिश फौज का आकार है उस समय करीब 2.5 लाख से ज्यादा था। उस समय ब्रिटिश फौज का आकार कितना था? 2.5 लाख से ज्यादा का था, और उसमें सिर्फ जो सबसे बड़ा जो आर्मी ऑफिसर है कोई भारतीय था तो वो एक सूबेदार के पद तक ही था। यानी पूरी की पूरी जो सैन्य ढांचे में जो ऑफिसर्स के पद हैं वो 500 पाउंड या उससे अधिक वेतन के लिए पूरी तरह अंग्रेजों के लिए सुरक्षित थे, क्योंकि जो ये तथ्य है वो कभी भी झूठ नहीं बोलती। और जब हमने बात करते हैं कि 1856 ईस्वी के जब सेना के संगठन की बात करते हैं तो केवल 3 भारतीय ऐसे थे जिनको 300 रुपए प्रति माह वेतन मिलता था, और सबसे ऊंचा भारतीय अफसर उस समय कोई था तो वो सूबेदार था, और सूबेदार का भी कोई वेतन ज्यादा नहीं था, यानी 500 पाउंड से कम ही था। अर्थात आंग्लीकरण की जो नीति है अधिकारियों के रूप में वो सेना के ढांचे में भी बरकरार रखी जाती है लॉर्ड कॉर्नवालिस की नीति के तहत। अब हम बात करते हैं कि 1800 से 1857 ईस्वी की अवधि में सैन्य ढांचा किस प्रकार का रहा। सैनिकों की नियुक्ति के लिए जैसे मैंने कहा कि सैनिक श्रम बाजार की सीमा रेखा विस्तृत हुई। सैनिक श्रम रेखा विस्तृत की हुई इसे इस संदर्भ में समझा जा सकता है क्योंकि जैसे जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीय क्षेत्रों को विजिट किया
और विभिन्न या क्षेत्रीय शक्तियों को सहायक संधि के माध्यम से अपने प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष राजनीतिक नियंत्रण में ले लिया, उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी ले ली। तो एक प्रकार से ईस्ट इंडिया कंपनी की राजनीतिक सीमाएं वो विस्तारित हुई और उसी बड़ी संख्या में सैन्य श्रम बाजार उनके लिए खुल गया। और जब सैन्य श्रम बाजार उनके लिए खुल गया तो अब इस समय सेना में जो केवल 18वीं सदी के अंत तक केवल सवर्ण जातियों का दबदबा था, वो सवर्ण जातियों का दबदबा अब शामिल वो खत्म होने वाला था। बदलती राजनीतिक परिस्थितियों ने भी सेना के तीव्र विकास में योगदान दिया और अब विभिन्न सामाजिक समूहों को भी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की भारतीय फौज में शामिल किया जाना आवश्यक हो गया था और ऐसा किया गया भी। लेकिन जैसे ही विभिन्न सामाजिक समूहों का जब सेना में प्रवेश हुआ तो प्रारंभिक सवर्ण जातियों के द्वारा इसका व्यापक विरोध किया गया, क्योंकि सवर्ण जातियों को यह लगा कि परंपरागत युद्ध करने के रूप में सैनिक बनने का विशेष अधिकार सिर्फ उनके पास ही होना चाहिए। अगर अन्य सामाजिक समूहों को भी, अन्य निचली जातियों के लोगों को भी अगर इस सैनिक के रूप में काम करने का अवसर दे दिया जाता है तो सवर्ण जातियों के विशेष अधिकारों पर कहीं ना कहीं किसी भी प्रकार की चोट होगी। तो एक प्रकार से सवर्ण जातियों के द्वारा एक व्यापक विरोध का प्रदर्शन किया गया और सबसे ज्यादा व्यापक विरोध का प्रदर्शन हुआ बंगाल में। यानी बंगाल में ज्यादातर जो सेना थी, जो सैनिक टुकड़ियों का गठन किया गया था अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा, उसमें ज्यादातर सवर्ण जातियों के लोग थे। और जब उन सवर्ण जातियों के लोगों को यह लगा कि इसमें अन्य सामाजिक समूहों का भी प्रवेश किया जा रहा है तो उन्होंने इसे एक प्रकार से अपने अधिकारों का अतिक्रमण माना और इसी अतिक्रमण की धीरे धीरे सवर्ण जातियों में आंतरिक रूप से ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ एक प्रकार का रोष और आक्रोश है वो पैदा होता गया। और 1857 ईस्वी के जब हम विद्रोह की बात करेंगे, जब विद्रोह के बारे में अध्ययन करेंगे तो हम ये देखेंगे कि बंगाल में जो ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ जो विद्रोह का जो प्रारंभ हुआ वो कहीं ना कहीं सवर्ण जातियों के अंदर ही अंदर पनपते हुए आक्रोश और गुस्से का परिणाम था, क्योंकि वो किसी भी हालत में ये नहीं चाहते थे कि भारत में जो अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की फौज का चरित्र है वो विविधीकृत हो, उसमें विभिन्न सामाजिक समूहों को शामिल किया जाए। वो सिर्फ यही चाहते थे कि वारेन हेस्टिंग्स ने जिस व्यवस्था को अपनाया गया था कि सवर्ण जातियों के लोगों को ही सेना में अमूमन भर्ती किया जाएगा, उसी व्यवस्था को बरकरार रखा जाए। लेकिन बदली राजनीतिक परिस्थितियों में विभिन्न सामाजिक समूहों को भी सेना में शामिल करना आवश्यक हो गया था और अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा 1800 से 1857 ईस्वी की अवधि के दौरान ऐसा किया भी गया। तो इसके अलावा अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने यह और किया कि जब एक बहुत बड़ी ब्रिटिश फौज है वो तैयार कर ली गई तो उन्होंने क्या है कि सेना में सख्त अनुशासन है वो लागू किया। और जैसा कि मैंने कहा कि अधिकारी सिर्फ अंग्रेजी बन सकते थे। इसके अलावा गोरखाओं को भी 1815 ईस्वी के बाद सेना में बड़े पैमाने पर शामिल किया गया और गोरखाओं की एक अलग से रेजिमेंट बना दी गई। और बाद में 1857 ईस्वी के विद्रोह को दबाने में इस गोरखा रेजिमेंट ने ब्रिटिश साम्राज्य की बहुत बड़ी सेवा की। अर्थात गोरखा है वो अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के सबसे विश्वस्त सैनिक बने, विश्वस्त रेजिमेंट है उसके रूप में ये सामने आते हैं। जब हम बात करते हैं कि इतनी बड़ी संख्या में भारतीयों से बनी ब्रिटिश फौज ने अंग्रेजों की पूरी निष्ठा से सेवा कैसे की, अगर हम सैन्य ढांचे की बात कर लेते हैं तो हमारे सामने कुछ चीजें हैं वो उभर करके आती हैं। जैसा कि मैंने कहा कि अधिकांश जो लोग थे, अगर मैं ये बात करूं कि उस समय 1857 ईस्वी तक यानी 2,65,900 के करीब है वो 3,11,400 की ब्रिटिश फौज में, 3,11,400 की ईस्ट इंडिया कंपनी की जो भारत में फौज थी उसमें 2,65,900 जो सैनिक थे वो सिर्फ भारतीय पृष्ठभूमि के थे, यानी भारतीय लोग थे जो किसानों के परिवार से आए हुए थे, विभिन्न प्रकार के सामाजिक समूहों से शामिल आए थे। तो इतनी बड़ी संख्या में ईस्ट इंडिया कंपनी की फौज में भारतीय लोग शामिल थे, लेकिन फिर भी उन्होंने अंग्रेजों की पूरी निष्ठा से सेवा क्यों की, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। क्यों उन्होंने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी का वो साथ दिया, ताकि वो उसने इस भारी भरकम विशाल फौज के माध्यम से एक एक करके सभी भारतीय राजनीतिक शक्तियों को विजित कर लिया। इसके पीछे कौन से कारण जिम्मेदार थे? अगर हम उस प्रकार के कारणों की कुछ पड़ताल करें कि ब्रिटिश फौज ने, जो कि अधिकांशतः भारतीयों से बनी हुई थी, अंग्रेजों की पूरी निष्ठा से सेवा क्यों की, इसके पीछे जो सबसे बड़ा जो कारण उभर करके आता है वो ये, सबसे पहली बात तो कि उस समय भारतीयों में राष्ट्रीयता की भावना का अभाव था। इसके अलावा अपने पारिवारिक जीवन की चुनौतियां भी थी, क्योंकि जब विभिन्न प्रकार की क्षेत्रीय शक्तियों का अधिग्रहण ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा किया गया तो उन क्षेत्रीय शक्तियों के अधीन जो भी व्यक्ति या सेना के रूप में काम करते थे वो एक प्रकार से बेरोजगार हो गए। जब अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा उनको अपनी सेना में काम करने का ऑफर दिया गया तो वो आसानी से इसके लिए तैयार हो गए, क्योंकि अपने परिवार का भरण पोषण करना, और उस समय राष्ट्रीयता की भावना तो कोई थी नहीं,
जो वेतन अच्छा देगा उसी के लिए वो काम करने के लिए तैयार रहते थे। और अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की फौज में काम करने से उनको ऐसा लगता था कि उनके सम्मान और प्रतिष्ठा बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि जब लोगों में जब राष्ट्रीयता की भावना का अभाव होता है तो वो जो कोई भी अच्छा वेतन देगा, कोई भी उसके मान सम्मान और प्रतिष्ठा है उसको बढ़ाने से संबंधित कोई भी कार्य करेगा, उसकी सेवा करने के लिए वो बिना किसी झिझक के, बिना किसी संकोच के तैयार हो जाएंगे। और ऐसा ही उस समय के भारतीय लोगों ने किया, क्योंकि उनमें भारतीयों में राष्ट्रीयता की भावना का अभाव था। पारिवारिक जीवन की चुनौतियों के चलते उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी की भारतीय फौज में काम करना स्वीकार किया। कंपनी उस समय दुनिया में कंपनी की सबसे अच्छी खासियत यह थी कि कंपनी ने अपने अधीन जो सैन्य ढांचा विकसित किया वो सैनिकों को टाइम पर वेतन देती थी। जबकि उस समय के भारतीय राजा और जो जमींदार जागीरदारों के अधीन जो सेना रखी जाती, छोटी छोटी टुकड़ी रखी जाती थी, चाहे वो मुगल बादशाह, वो भी अपने सैनिकों को समय पर वेतन नहीं देते थे। इसलिए सैनिक हमेशा इनसे नाराज रहते थे। और क्योंकि जब आपको दिन भर काम करना पड़े और अपने आप समय पर उस प्रकार की आपको आर्थिक मदद नहीं मिले जिससे आपके परिवार का पेट पलता हो, लेकिन अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी इस मामले में सबसे अव्वल थी। वो सैनिकों को समय पर वेतन देती थी और सैनिकों का जो वेतन है वो काफी पर्याप्त होता था, क्या कि उनके परिवार का आसानी से भरण पोषण हो सके। और कंपनी जब समय पर वेतन देती थी तो भारतीय लोगों ने आसानी से कंपनी के अधीन एक सैनिक के रूप में काम करना स्वीकार किया। इसके अलावा ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीय लोगों का कंपनी की फौज के रूप में काम करने के प्रस्ताव को इसलिए भी स्वीकार कर लिया क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी भारतीय लोगों की एक जो गुण से बहुत ज्यादा प्रभावित थी, क्योंकि उसको यह लगा कि जो विभिन्न प्रकार के संधि और करारों में भले ही उसने कितनी ही नमक हरामी की हो, क्योंकि अंग्रेजों ने कभी भी संधि, करार और समझौतों से वो बंधे नहीं रहे, लेकिन भारतीय लोग थे वो हमेशा उनमें एक नमक हलाली का गुण पाया जाता है। नमक हलाली का मतलब आप जिसके साथ जुड़ गए उसके साथ कभी आप ज्यादातर धोखा नहीं करोगे, यानी जो आपको वेतन दे रहा है, यानी जिसका आप नमक खा रहे हो, उसके प्रति आप वफादारी से उसकी सेवा करोगे। तो इसी नमक हलाली के गुण का जो प्रधानता थी वो भारत के लोगों में थी। और जब वो ईस्ट इंडिया कंपनी की फौज के पार्ट बने तो उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को पूरे भारतीय उपमहाद्वीप को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जीतने में सहयोग प्रदान है वो किया। तो ये वो कारण थे जिसके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि क्यों भारतीयों से बनी ब्रिटिश फौज ने अंग्रेजों की पूरी निष्ठा से सेवा की, क्योंकि राष्ट्रीयता की भावना का अभाव था, पारिवारिक जीवन की चुनौतियां थी, कंपनी समय पर वेतन देती थी और भारतीयों में नमक हलाली का गुण था। अब हम बात कर लेते हैं 1772 से 1857 ईस्वी के दौरान के पुलिस ढांचे की। 1772 ईस्वी में पहली बार पुलिस ढांचे के विकास की आवश्यकता महसूस हुई, क्योंकि बंगाल में कंपनी का प्रत्यक्ष शासन स्थापित हो जाता है। जब किसी इलाके के आप शासक बन जाते हैं तो कानून व्यवस्था की स्थिति की जिम्मेदारी आपकी हो जाती है। कानून व्यवस्था की स्थिति को प्रदान करना, कानून व्यवस्था की स्थिति को दुरुस्त करना, कोई अपराध होते हैं या लोगों की संपत्ति को लूटा जाता है तो लोगों की संपत्ति की सुरक्षा करना, अपराधों पर लगाम लगाना, डकैती को रोकना और कानून व्यवस्था की स्थिति को मेंटेन करना आपकी जिम्मेदारी हो जाती है। तो ऐसा ही 1772 ईस्वी में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ होता है। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल की प्रत्यक्ष स्वामिनी बन जाती है और बाद में उस समय के जो बंगाल के गवर्नर जनरल थे वारेन हेस्टिंग, उसने भी ये महसूस किया क्योंकि कानून व्यवस्था अब हमारी जिम्मेदारी आ गई है तो उसी प्रकार के पुलिस ढांचे का विकास किया जाए ताकि विभिन्न प्रकार के अपराधों पर अंकुश लगाया जा सके। जो अलग अलग इलाकों में जो विभिन्न लोगों की संपत्ति लूटी जा रही है उनके जानमाल की सुरक्षा की जाए और अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के सामानों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने के लिए कानून व्यवस्था की स्थिति बहाल की जाए। इसके लिए पुलिस बल की आवश्यकता है, वो महसूस की वारेन हेस्टिंग ने। लेकिन वारेन हेस्टिंग की उस समय कुछ ऐसी प्रशासनिक बाध्यताएं थी क्योंकि कंपनी व्यापारिक कंपनी से सीधा एक राजनीतिक प्राधिकार की स्थिति में आ गई थी, लेकिन कंपनी के पास वही पुराने अधिकारी और कार्मिक थे जिनको सिर्फ व्यापार करने के अलावा अन्य किसी चीज का अनुभव नहीं था। तो अब कंपनी की यहाँ पर प्रशासनिक बाध्यता यह थी कि उनको भारतीय अधिकारी और कर्मचारियों से काम चलाना था। तो वारेन हेस्टिंग ने प्रारंभ में जो पुलिस व्यवस्था का जो काम है वो भी परंपरागत रूप से पुलिस का काम संभालने वाले जो जमींदार थे, क्योंकि अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी से पहले चाहे मुगलों के जमाने की बात करें या अन्य किसी भारतीय राजाओं के अधीन ज्यादातर जो निचले स्तर की जो पुलिसिंग का काम करते थे वो जमींदार करते थे। और जमींदार इस काम को कैसे अंजाम देते थे? चौकीदार के माध्यम से। तो इलाके में जो कानून व्यवस्था बनाए रखना, इलाके में शांति बनाए रखना या लोगों के जानमाल की सुरक्षा करना, डकैती को रोकने का काम है वो जमींदार करते थे। अर्थात जमींदार है एक प्रकार से पुलिसिंग का काम करते थे। तो यहाँ पर वारेन हेस्टिंग की प्रशासनिक बाध्यताएं थी क्योंकि जो अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के जो इंग्लिश अधिकारी और कर्मचारी थे वो उनको किसी भी प्रकार का प्रशासनिक अनुभव नहीं था, उनको किसी भी प्रकार का पुलिसिंग का अनुभव नहीं था।
इसलिए उन्होंने सिर्फ ये किया कि अंग्रेजी अधिकारी और कर्मचारी हैं वो सिर्फ मॉनिटरिंग का काम करेंगे, निगरानी का काम करेंगे, देखरेख का काम करेंगे, और पुलिसिंग का काम है वो भारतीय अधिकारी और कर्मचारियों पर छोड़ दिया गया। और पुलिस का जो परंपरागत रूप से उस समय जो काम संभालते थे वो संभालते थे जमींदार। तो शुरुआत में जब हम बात करें तो मोहम्मद रजा खां के अधीन मुर्शिदाबाद में एक मुख्यालय बना करके उसके द्वारा जो पुलिसिंग का काम है वो किया गया। लेकिन 1781 ईस्वी में मोहम्मद रजा खां को उस पुलिसिंग के काम से, क्योंकि मोहम्मद रजा खां के अधीन ही विभिन्न जमींदारों को पुलिसिंग का काम सौंपा गया, क्योंकि जमींदार पहले से पुलिस का काम करते आ रहे थे, कानून व्यवस्था अपने इलाके में बहाल करने का काम करते आए थे। 1781 में जब मोहम्मद रजा खान उस जिम्मेदारी को पूरी तरह से नहीं निभा पाया तो 1781 ईस्वी में जमींदारों के ऊपर जिला मजिस्ट्रेट है उनको बिठा दिया गया, और जिला मजिस्ट्रेटों का काम सिर्फ जमींदारों की स्थिति की निगरानी करना था कि वो किस प्रकार से कानून व्यवस्था को मेंटेन कर रहे हैं। चूंकि जिला मजिस्ट्रेटों को भी उस समय ज्यादा अनुभव नहीं था कि कानून व्यवस्था की स्थिति को किस प्रकार से मेंटेन किया जाए, और उनकी इसी कमजोरी का फायदा उस समय जमींदारों ने उठाया। जमींदारों ने एक प्रकार से चोरी की, डकैती की, और अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए एक प्रकार से बहुत सारी व्यापारिक अड़चने हैं वो पैदा की, यानी उन्होंने कानून व्यवस्था की बहुत सारी समस्याएं पैदा की। तो उस समय अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को 1784-85 ईस्वी तक आते आते ये लग गया था कि जमींदारों के भरोसे है पुलिसिंग का काम है वो नहीं छोड़ा जा सकता, क्योंकि इससे अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए कानून और व्यवस्था की समस्याएं पैदा हो रही है। तो इसके लिए कुछ अलग से कुछ सोचने की आवश्यकता थी, अलग से कुछ काम करने की आवश्यकता थी, और ये काम है वो लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा किया गया। लॉर्ड कॉर्नवालिस है वो 1786 से 1793 ईस्वी तक बंगाल का गवर्नर जनरल बन करके आता है, और लॉर्ड कॉर्नवालिस वो पहला व्यक्ति था जिसने वास्तविक अर्थों में स्वतंत्र पुलिस दल का सृजन किया। अर्थात भारत में आधुनिक अर्थों में अगर पुलिस व्यवस्था के संगठन का किसी को श्रेय दिया जाता है तो वो लॉर्ड कॉर्नवालिस है। लॉर्ड कॉर्नवालिस ही वो व्यक्ति थे जिसने नागरिक सेवा का जन्मदाता माना जाता है। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने सबसे पहले आते हुए ये काम किया कि उसने जमींदारों को पुलिस के कार्यों से मुक्त कर दिया, और उसने थानों की जो पुरानी व्यवस्था थी जो चौकीदार के अधीन काम करती थी, अब उसने जिलों को विभिन्न प्रकार के थानों में बांट दिया, और उन थानों पर एक दरोगा की नियुक्ति कर दी, और दरोगा के अधीन एक नियमित पुलिस बल का गठन किया जो उसके जिले की सीमा में पड़ने वाले गांवों में कानून व्यवस्था की स्थिति की देखरेख करते थे। तो जमींदारों को पुलिस के कार्य से मुक्त किया लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। थानों की पुरानी भारतीय व्यवस्था को आधुनिक बनाया लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। हर थाने का प्रधान होता था, दरोगा होता था, और वो दरोगा कौन होता था? वो एक भारतीय व्यक्ति होता था। दरोगाओं की नियुक्ति और निगरानी का काम वो जिला मजिस्ट्रेट को सौंप दिया गया। इन दरोगाओं के माध्यम से काफी हद तक एक आधुनिक पुलिसिंग व्यवस्था की नींव डालने का जो प्रारंभिक काम है वो लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा किया गया। लेकिन लॉर्ड कॉर्नवालिस जिस प्रकार से सिविल सेवा के मजबूत संगठन देने में सफल हुए थे, उस प्रकार का मजबूत संगठन भी देने में यहाँ पर उतने सफल नहीं होते जिस प्रकार के पुलिस संगठन के विकास करने में उनको देना चाहिए था, क्योंकि उस समय इस इवन ब्रिटेन में भी पुलिस व्यवस्था, पुलिस नाम की किसी भी प्रकार की प्रणाली का विकास नहीं हुआ था। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस है वो भी इस क्षेत्र में एक नया था, उसको किसी भी प्रकार का अनुभव नहीं था, जबकि ब्रिटेन में अन्य चीजों का विकास हो चुका था, यानी एक प्रकार से एक सर्विस का विकास हो चुका था, सैन्य ढांचे का विकास हो चुका था, कानून, इसके अलावा राजस्व व्यवस्था का उसको अच्छा अनुभव था। लेकिन पुलिसिंग व्यवस्था का सेटअप किस प्रकार से किया जाए, क्योंकि जब भारत में पुलिसिंग व्यवस्था की आधुनिक प्रणाली स्थापित की गई और थानों की व्यवस्था स्थापित की गई, तो ये ब्रिटेन में भी उस समय पुलिसिंग व्यवस्था नहीं थी, ये सिर्फ भारत में एक्सपेरिमेंट किया गया था। और चूंकि लॉर्ड कॉर्नवालिस को भी पूरा अनुभव नहीं था, इसलिए इस दरोगा व्यवस्था के माध्यम से कानून व्यवस्था की स्थिति को संभालने के लिए जिस पुलिस दल का गठन किया गया और जिसके ऊपर भारतीय मजिस्ट्रेट है उनकी निगरानी की गई, उसमें बहुत सारी खामियां रह गई। वो खामी इस संदर्भ में थी क्योंकि जब लॉर्ड कॉर्नवालिस ने स्थायी बंदोबस्त की व्यवस्था को लागू किया, भू राजस्व की व्यवस्था, जिसको हम आगे आगामी व्याख्यानों में जिसके बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे, तो उसकी स्थायी बंदोबस्त की व्यवस्था को लागू करने की जिम्मेदारी भी इन्हीं दरोगाओं को दी गई। लेकिन जो दरोगा थे वो भारतीय लोग थे, और उन्होंने स्थानीय शक्तिशाली ग्रुप जो परंपरागत पुलिसिंग का कार्य करते थे, जमींदारों के साथ उन्होंने एक प्रकार से गठजोड़ कर लिया। और जमींदारों के साथ जब गठजोड़ किया तो जमींदार और दरोगाओं के इस संयुक्त जो दल ने एक प्रकार से जिनका गठजोड़ हो गया था, उन्होंने जनता का बेतहाशा शोषण किया, उनका दमन किया, और एक प्रकार से दरोगा वाली ये पुलिस व्यवस्था है वो भारत में दमन और उत्पीड़न का बहुत बड़ा कारण भी बाद में बनी, जिसका अंततः उन्मूलन करना पड़ा मजबूरियों के चलते। तो दरोगाओं ने अंग्रेजों के प्रति उस प्रकार की निष्ठा व्यक्त नहीं की जिस प्रकार की कानून व्यवस्था के लिए उनकी निष्ठा होनी चाहिए। उल्टा उन्होंने जमींदारों के साथ ही साठगांठ कर ली, क्योंकि दरोगाओं को भी ये लगता था कि वो परंपरागत पुलिसिंग का काम है
वो जमींदार करते थे और जमींदारों के सहयोग लिए बिना पुलिसिंग का कार्य नहीं किया जा सकता। लेकिन जमींदार कभी भी अपने विशेष अधिकारों में आंच देना नहीं चाहते थे और उसी समय में भू राजस्व वसूल करने की जिम्मेदारी जब जमींदारों को दे दी गई तो जमींदारों ने इस दरोगाओं के माध्यम से किसानों को डराने और धमकाने का काम किया। किसानों से जबरदस्ती धन वसूलने का काम किया इन दरोगाओं के सांठगांठ के माध्यम से। जबकि लॉर्ड कॉर्नवालिस ने दरोगाओं की नियुक्ति इसलिए की थी कि जमींदारों किसानों का बेतहाशा शोषण नहीं कर पाए, उनकी जानमाल की सुरक्षा की जाए, उनके संपत्ति की सुरक्षा की जाए। लेकिन यहां पर होता कुछ इसके विपरीत है। अब हम बात करते हैं कि जो लॉर्ड कॉर्नवालिस की जो ये व्यवस्था है उसने आधुनिक पुलिस बल की नींव रखी और दरोगा की प्रणाली लागू की, थानों को जैसे कि मॉडर्नाइजेशन किया और जिला मजिस्ट्रेटों के अधीन रख दिया। लेकिन मैंने कहा कि लॉर्ड कॉर्नवालिस को भी इस तरह का अनुभव नहीं था और इसलिए वो दरोगाओं पर इतना निगरानी और नियंत्रण की व्यवस्था नहीं रख पाया। और वो दरोगाओं की जब उसने नियुक्ति की और उसमें भारतीयों को बिठा दिया तो उनका जमींदारों के साथ जो गठबंधन हुआ वो बाद में किसानों के उत्पीड़न और शोषण का बहुत बड़ा कारण भी बने। लेकिन बनारस में जोनानाथ डंकन है, उन्होंने इस चीज को और इस जो दरोगा व्यवस्था वाली पुलिसिंग प्रणाली है उसकी कमियों को काफी हद तक उसने अध्ययन कर लिया था। तो जोनानाथ डंकर ने तहसीलदारों को उससे कुछ नया एक्सपेरिमेंट किया, इसी दरोगा व्यवस्था की पुलिसिंग प्रणाली में कुछ नया एक्सपेरिमेंट किया और उन्होंने तहसीलदारों को पुलिस का प्रभारी बना दिया। यानी जोनानाथ डंकन ने जब बनारस में पुलिसिंग व्यवस्था की शुरुआत की तो यहाँ एक नया प्रयोग देखने को मिलता है जहां पर तहसीलदार को पुलिस का प्रभारी बना दिया और तहसीलदार के ऊपर मजिस्ट्रेट को अधीन कर दिया गया। तो एक प्रकार से सोपान क्रम की व्यवस्था होगी। सबसे टॉप लेवल पर जिला मजिस्ट्रेट होता था, उसके नीचे तहसीलदार और तहसीलदार के माध्यम से निचले स्तर की पुलिस दल है वो काम करते थे। अर्थात तहसीलदारों को पुलिस का काम है वो दे दिया गया। दरोगा व्यवस्था को, जो कि लॉर्ड कॉर्नवालिस की व्यवस्था थी, पुलिसिंग का जो सेटअप था उसको मद्रास में भी लागू किया गया और जैसा मैंने कहा शोषण का कारण बनी। दरोगा वाली व्यवस्था और तहसीलदार वाली व्यवस्था के अपने दोस्त हैं क्योंकि ये स्थानीय परंपराओं और रीति रिवाजों पर आधारित थी। स्थानीय परंपराओं और रीति रिवाजों पर क्या आधारित थी? अगर जमींदारों को ही पुलिस किंग का कार्य दिया जाता लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा कुछ सुधार करके तो शायद उसके अच्छे परिणाम आ सकते थे। और दूसरे तहसीलदार है वो भी एक प्रकार से अंग्रेज अफसर होते थे और जिनको भी किसी भी प्रकार की पुलिसिंग का अनुभव नहीं था। तो जितने भी अंग्रेज अफसर आए और जिन्होंने भी एक्सपेरिमेंट किए तो पुलिस व्यवस्था में उस प्रकार से अपेक्षित सफलता है वो नहीं मिली। तो दरोगा वाली व्यवस्था और तहसीलदार वाली व्यवस्था है वो दोनों ही एक मिसमैनेजमेंट का शिकार होगी क्योंकि ये देश के रीति रिवाजों पर आधारित नहीं थी। इसलिए 1807 ईस्वी में तहसीलदार वाली व्यवस्था को छोड़ दिया गया और 1812 ईस्वी में दरोगा वाली व्यवस्था का उन्मूलन कर दिया गया और इसके बाद पूरी की पूरी ग्रामीण पुलिस की जिम्मेदारी है वो जिला कलेक्टर को दे दी गई। और केवल दरोगा वाली व्यवस्था को बंगाल में इसलिए बनाए रखा गया क्योंकि बंगाल में स्थायी बंदोबस्त की व्यवस्था लागू हो गई थी और उस प्रकार से राजस्व प्रशासन की देखरेख करने वाले अधिकारी और कर्मचारियों के वर्ग की आवश्यकता नहीं थी। जबकि और इसलिए बंगाल में सिर्फ दरोगा वाली पुलिस व्यवस्था को बनाए रखा गया जबकि बाकी अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के अन्य क्षेत्रों में इस दरोगा व्यवस्था वाली पुलिसिंग का उन्मूलन कर दिया गया और ग्रामीण पुलिस की पूरी जिम्मेदारी है वो कलेक्टर को दे दी गई। इसके अलावा अगर हम बातें करें तो सिंध में एक नया प्रकार का प्रयोग है वो चार्ल्स नेपियर के द्वारा किया गया। जब चार्ल्स नेपियर ने सिंध का 1843 ईस्वी में अधिग्रहण किया और वो उस समय सिंध का रेजिडेंट था तो सिंध में कानून व्यवस्था की स्थिति को बहाल करने के लिए चार्ल्स नेपियर ने सिंध में पुलिसिंग में एक नया एक्सपेरिमेंट किया। और चार्ल्स नेपियर ही मैं कहूंगा कि वो व्यक्ति था भारत में जो एक ब्रिटिश प्रशासक के रूप में जिसने पहली बार ये कहा कि पुलिसिंग व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन किस प्रकार से किया जाए। उसने सबसे पहले जिला पुलिस अधीक्षक के पद का सृजन किया और आईजी इंस्पेक्टर ऑफ जनरल यानी इंस्पेक्टर ऑफ जनरल के पद का भी निर्माण किया। और उन्होंने कहा कि प्रत्येक जो प्रांत है, प्रत्येक क्षेत्र है, उसको अलग अलग जिलों में बांट दिया जाए और जिले की पुलिस का जो प्रधान है वो एसपी को बनाया जाए और इसके बाद में कुछ जिलों को मिलाकर के संभाग बना दिया जाए और संभाग में आईजी नामक अधिकारी के अधीन है ये जो एसपी है उसकी निगरानी में काम करेंगे। एसपी को एक असैनिक अधिकारी जिला कलेक्टर के अधीन रखे जाने की बात थी और एक आईजी के अधीन रखे जाने की बात थी। तो इस प्रकार सिंध में एसपी और आईजी के पद के निर्माण करके एक नया प्रयोग किया गया। सिंध का मॉडल था जो उसमें बहुत परफेक्ट मॉडल था, यानी पुलिसिंग का काम है एक पुलिस अधिकारी ही देखेगा। एक जो सिर्फ पुलिस कार्यों के लिए डेडिकेटेड था वो ही आदमी सिर्फ पुलिसिंग का काम देखेगा और जिला पुलिस अधीक्षक के नाम से उसको जाना गया। तो सिंध में जब एसपी और आईजी के मॉडल का निर्माण किया गया तो ये वो परफेक्ट मॉडल था जो किसी भी राजनीतिक आंदोलन से निपटने के लिए एकदम उपयुक्त कदम था।
जिसे बाद में पंजाब में 1849 ईस्वी में भी लागू किया गया, बंबई में 1853 में और मद्रास में 1859 ईस्वी में लागू किया गया। इसी दौरान क्या होता है कि 1857 ईस्वी का विद्रोह हो जाता है और जो चार्ल्स नेपियर के जो पुलिसिंग का जो मॉडल था उसको लागू करने के लिए, क्योंकि वो परफेक्ट मॉडल था और उसने काफी हद तक कानून व्यवस्था की स्थिति को संभालने में एक महत्वपूर्ण योगदान है वो दिया था। तो इसी चार्ल्स नेपियर के मॉडल को बाद में 1800 जब विद्रोह के बाद में जब पुलिसिंग का नए सिरे से संगठन किया गया और एक पुलिस आयोग गठित किया गया और 1861 में जब पुलिस एक्ट बना, उस पुलिस एक्ट के आधार पर ही आधुनिक पुलिस प्रणाली आज भी संचालित है काफी हद तक। तो चार्ल्स नेपियर के उस की के जो नवीन मॉडल था जिसमें एसपी और आईजी के पद का जो विचार किया गया था, उसमें उसका जो एक प्रकार से उसकी प्रस्तावना रखी गई थी, उसी को बाद में 1861 के पुलिस एक्ट में शामिल किया गया और बाद में जो पुलिस व्यवस्था है वो कानून व्यवस्था का एक सशक्त स्तंभ है वो बनकर के आती है। हम 1858 ईस्वी के बाद में पुलिस व्यवस्था का संगठन और ढांचे में किस प्रकार के परिवर्तन हुए, इसके लिए हम बाद में अलग व्याख्यान में इसकी चर्चा है वो करेंगे। हम यहाँ पर सिर्फ हमारा देखने का उद्देश्य और मकसद ये है 1757 और 1858 के दौरान पुलिसिंग का ढांचा है वो किस प्रकार था। पुलिसिंग का ढांचा एक प्रकार से एक्सपेरिमेंटों पर आधारित रहा और कानून व्यवस्था के लिए कुछ क्षेत्रों में अच्छा काम हुआ, बाकी कानून व्यवस्था की समस्याएं हैं वो बनी रही। और जब कभी बहुत बड़ा भारी विद्रोह हुआ तो एक प्रकार से उस आंतरिक विद्रोह के दमन के लिए भी सेना की मदद है वो ली जाती रही, क्योंकि 1857 के विद्रोह में क्योंकि अंग्रेजों को उसकी भनक नहीं लगी थी कि इस प्रकार से भारतीय सैनिकों के बीच में असंतोष पनप रहा है, क्योंकि पुलिसिंग का काम एक प्रकार से गुप्त सूचनाएं भी प्रदान करना था, लेकिन पुलिस है उस मामले में असफल रहती है क्योंकि पुलिस का एक सही प्रकार से सुव्यवस्थित मॉडल है वो विकसित नहीं हो पाया था। और हमने देखा कि पुलिस है वो केवल एक प्रयोगों के माध्यम से लगातार अपना विकास है वो करती जा रही थी। उस पुलिस में जो इन्वेस्टिगेशन और जो सीक्रेट इंफॉर्मेशन वाले डिपार्टमेंट होने चाहिए थे उसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं दिया गया। इन कमियों को महसूस किया गया 1857 के विद्रोह में, क्योंकि अगर अंग्रेजों को उस समय भारतीय जो फौज में जो काम कर रहे थे भारतीय जो लोग हैं उनके अगर आंतरिक आक्रोश का पता लग जाता वो किस कारण से दुखी है या विद्रोह की वो आंतरिक रूप से तैयारी कर रहे हैं तो समय रहते शायद उस समस्या को टाला जा सकता था। जिसके और क्योंकि लेकिन गुप्त सूचनाओं के अभाव के कारण उस प्रकार की पुलिसिंग व्यवस्था का सेटअप नहीं था, इसके कारण से अंग्रेजों को 1857 के विद्रोह का सामना करना पड़ा। यह भी एक बहुत बड़ा कारण था। पुलिसिंग व्यवस्था असफल हो गई थी, जिस प्रकार का वर्क उससे अपेक्षित था उस प्रकार का वर्क है वो नहीं किया गया। बाद में इस पुलिसिंग व्यवस्था को अच्छे प्रकार से संगठित रूप दिया गया बाद में 1860 और 1861 ईस्वी के एक्ट के माध्यम से। अब हम ये कुछ बात कर लेते हैं, क्योंकि हमने सैन्य ढांचे के विकास की बात की, पुलिसिंग ढांचे के विकास की हमने बात की। अब हम ब्रिटिश साम्राज्य के लिए इस सेना का महत्व क्या था हमने इसकी चर्चा कर चुके हैं, लेकिन फिर भी हम पॉइंटों को एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। ब्रिटिश साम्राज्य के लिए सेना का महत्व था भारत को जीतने में और इसके अलावा विदेशी प्रतिद्वंदी से भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की रक्षा करने में और आंतरिक विद्रोह का दमन करके ब्रिटिश प्रभुसत्ता को बचाए रखने में सेना का उपयोग किया गया। और वो सेना ही थी जिसने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य उसको बनाए रखा और एशिया और अफ्रीका में ब्रिटिश साम्राज्य की रक्षा का काम भी इसी ईस्ट इंडिया कंपनी की जो भारतीय लोगों की मदद से जो एक विशाल ब्रिटिश फौज खड़ी की गई थी उसके माध्यम से किया गया। पुलिसिंग का महत्व क्या था? कानून व्यवस्था बनाए रखने में इसका उपयोग था, निर्बाध रूप से व्यापारिक गतिविधि संचालित करने में यह सहायक भी कुछ हद तक, और ब्रिटिश राज्य के लिए सूचनाएं जुटाने में भी इसके सहयोग की इस प्रकार का काम करने की अपेक्षा की गई थी। हालांकि कुछ स्तर पर काम किया, लेकिन काफी कुछ है इसमें खामी रह गई, क्योंकि इस प्रकार का कोई सीक्रेट डिपार्टमेंट, कोई इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट है पुलिसिंग के द्वारा उस समय स्थापित नहीं किया गया, जिसका बहुत बड़ी जो नतीजा है और जो एक बहुत बड़ा परिणाम है वो 1857 ईस्वी के विद्रोह में दिखाई देता है। जब हम बात करते हैं कि भारतीयों के लिए सेना और पुलिस का क्या महत्व था, तो भारतीयों के लिए सेना के माध्यम से एक बेहतर तरीके से काम करने का मौका मिला। भारतीयों के लिए जॉब की एक नई संभावनाएं थी और इसी प्रकार पुलिस के माध्यम से काफी हद तक भारतीय लोगों के जान माल की सुरक्षा की गई, व्यक्तिगत संपत्ति को सुरक्षा प्रदान की गई। कुछ इलाकों में कानून व्यवस्था की स्थिति के लिए अच्छा कार्य हुआ। तो भारतीयों के लिए सेना और पुलिस का अपना महत्व था, लेकिन इस सेना और पुलिस ने सबसे ज्यादा साम्राज्यिक उद्देश्यों की पूर्ति की। ब्रिटिश साम्राज्य के राष्ट्रीय हितों के उद्देश्यों के लिए इसने काम किया और हर हालत में इसका उद्देश्य था कि भारतीय अर्थव्यवस्था को ब्रिटिश अर्थव्यवस्था के अधीन बनाना, ब्रिटिश अर्थव्यवस्था के हितों के लिए काम करने के लिए तैयार करना।
और भारतीयों की जो जो सेना और पुलिस है उसने ब्रिटिश साम्राज्य के हितों की ही ज़्यादा पूर्ति की। उनका भारतीय हितों से कोई सरोकार नहीं था और भारत में जब भी कोई आंतरिक विद्रोह होता तो इस सेना और पुलिस के माध्यम से उसको आसानी से दबा दिया जाता। लेकिन मैंने कहा कि पुलिस का उस तरह से विकास नहीं हो पाया था, सेना के माध्यम से वो सारा काम है वो संपादित किया गया। अब इस टॉपिक से संबंधित अगर हम कुछ परीक्षा उपयोगी प्रश्नों की बात करें तो कुछ परीक्षा उपयोगी प्रश्न है पूरी तरह से वो संकल्पनात्मक भी हो सकते हैं और सैन्य ढांचे पर ज्यादा केंद्रित हो सकते हैं। जब हम बात करेंगे कि सबसे पहले स्थायी सैन्य संगठन के विकास क्या काम किसने किया तो हमने पढ़ा स्ट्रिंजर लॉरेंज ने 1748 ईस्वी में। और उसके अलावा पहली बार पुलिसिंग व्यवस्था के और ईस्ट इंडिया कंपनी ने कब ध्यान दिया 1772 ईस्वी में। शुरुआत में वारेन हेस्टिंग के अधीन जो पुलिसिंग व्यवस्था है वो किस पर निर्भर थी, वो जमींदारों पर निर्भर थी। 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने वो काम किया कि जहां पर उसने दरोगा व्यवस्था वाली पुलिसिंग व्यवस्था को लागू किया, तहसीलदार वाली व्यवस्था को जोनानाथ डंकन ने लागू किया। और बाद में हम देखते हैं कि एसपी और आईजी का मॉडल है वाली पुलिसिंग व्यवस्था का मॉडल किसने दिया, चार्ल्स नेपियर ने दिया। तो और बाद में दरोगा वाली व्यवस्था का उन्मूलन कहाँ किया गया और दरोगा वाली व्यवस्था केवल कहाँ पर बरकरार रही और तहसीलदार वाली पुलिसिंग व्यवस्था है वो कब उन्मूलित की गई। तो इससे संबंधित बहुत सारे संकल्पनात्मक प्रश्न है वो हो सकते हैं। और ये भी पूछा जा सकता है कि 1857 के विद्रोह में पुलिसिंग को लेकर के जो आक्षेप लगाए गए वो कहाँ तक तार्किक है, कहाँ तक न्याय संगत है कि पुलिस ने ठीक प्रकार से काम नहीं किया, पुलिस को उस तरह से काम करना चाहिए था। इससे संबंधित बहुत सारे संकल्पनात्मक तथ्यात्मक प्रश्न है इस टॉपिक से पूछे जाते हैं। और भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के प्रशासनिक ढांचे को 1757 से 1857 ईस्वी में स्टेबिलिटी प्रदान करने के लिए, सुरक्षित करने में, उसकी संप्रभुता को भारतीय जनमानस में स्थापित करने के लिए इस नागरिक सेवा के साथ सेना और पुलिस ने महत्वपूर्ण भूमिका है वो अदा की। इसके साथ आज का हमारा ये व्याख्यान है यहीं पर समाप्त होता है। आप सभी को इस पूरे व्याख्यान को ध्यान से सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का आभार।